इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक से रिलेटेड आज की वीडियो हर उस कैंडिडेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो सीरियसली इस भर्ती की तैयारी कर रहा है, जो सीरियसली इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहता है और नौकरी पाना चाहता है, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी अपडेट इस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर की है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन पूरी वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आपके जितने भी सवाल इस भर्ती से रिलेटेड है, उन सभी बड़े सवालों के छोटे छोटे जो जवाब है वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट भी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्शन कितने परसेंट पर होगा, कितने परसेंट वाले जो है वो फॉर्म को फिल करें। स्क्रीन टेस्ट इस बार होगा या नहीं होगा, रिटन एग्जाम इस बार होने के आसार हैं या नहीं है, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक की सैलरी बढ़ेगी क्या बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक का ड्यूटी टाइम भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो कितना पुराना चलेगा, जर्नल अनरिजर्व को भी कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, अदर स्टेट वाले किसी अदर स्टेट के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कैटेगरी जो है वो गलत हो गई है, यानी डॉक्यूमेंट में आपकी कोई कैटेगरी जो है वो गलत डाल दी गई है, लेकिन एक्चुअल आपकी जो कैटेगरी वो अलग है, इसमें अब क्या कर सकते हो आप, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपकी बीपीएम एपीएम डाक सेवक की वर्क प्रोफाइल के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, और डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने के लिए फॉर्म को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सिलेक्शन के बाद किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एग्जामिनेशन फीस के बारे में भी हम बात करेंगे। सो इन सभी सवालों के बारे में इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन कितने परसेंट पर होगा, कितने परसेंट वाले फॉर्म को फिल करें। सो आपके सामने यहां पर प्रीवियस ईयर का अलग अलग स्टेट अलग अलग कैटेगरी वाइज एक चार्ट है, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की, सो अगर सभी स्टेट्स में मिलाकर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गई थी ओडिशा के अंदर जो थी 88.1667, और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो थी 98.1617। सो यहां पर एक चीज निकल कर आती है कि सबसे लोवेस्ट कट ऑफ तो गई थी 88, और 98 जो गई थी वो गई थी सबसे हाईएस्ट। अब इसका मतलब क्या है, क्या 88 से नीचे वाले जो कैंडिडेट्स उनको फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी आपको मैं यहां पर बताऊंगा। इसी के साथ ही अगर आप एससी कैटेगरी के अंदर भी देखेंगे कि अलग अलग स्टेट्स के साथ क्या कट ऑफ गई थी, एसटी की आप यहां से देख सकते हो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ है वो आप यहां पर देख सकते हो कि अलग अलग स्टेट से अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या प्रीवियस ईयर की कट ऑफ यहां पर गई थी। अभी देखिए जो फर्स्ट लिस्ट लगती है ना, उसके अंदर आपकी जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी अनरिजर्व की 88 से 98 नंबर। ठीक है, इतनी चीजें यहां पर क्लियर है। लेकिन क्या होता है कि जो फर्स्ट लिस्ट लगती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका सिलेक्शन तो हो जाता है लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर वो ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं। ऐसे में जीडीएस की बहुत सारी जो लिस्ट है वो आउट की जाती है, जैसे कि सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ लिस्ट। तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग जो लिस्ट है वो आउट की जाती है, और उनके अंदर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर डाउन 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 होती जाती है। सो ऐसे में अगर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि भैया कितने परसेंट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर जो फॉर्म है वो फिल करना चाहिए, तो भैया सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ पर आप 82% से ऊपर जितने भी, या फिर 80 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो एटलीस्ट अपने फॉर्म को यहां पर फिल कर सकते हैं। अगर यहां पर बात करें कि सिलेक्शन के चांसेस किनके हैं, तो देखिए 85 से ऊपर जो बच्चे हैं, 85 से ऊपर आप फॉर्म भर रहे हो, उनके सिलेक्शन के चांसेस यहां पर 50% है। ठीक है, अगर आपके 90% के करीब है तो आपके यहां पर जो है 80%, आपके 75-80% चांसेस है, और आपके 90 प्लस अगर है तो आपके यहां पर जो लास्ट के 20% आप बचाते हो वो यहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस है। सो मेरा ये कहना है कि सिलेक्शन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 80 प्लस जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर अपना जो फॉर्म है उसको अप्लाई करना चाहिए, अपना जो फॉर्म है उसको यहां पर लगाना चाहिए। क्या पता जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर कंपटीशन इस बार क्या रहे और आपका जो नंबर है वो यहां पर आ जाए, क्योंकि देखिए अनरिजर्व में 88 के अंदर यहां पर जा रही है, आप देख सकते हो 81 आप यहां पर देखेंगे कि एससी के अंदर जा रही है। ठीक है, अगर यहां पर मैं बात करता हूं एसटी के अंदर, यहां भी आप देखोगे कि 81 जो है वहां पर आपकी कट ऑफ गई है। ऐसे
अगर आप ओबीसी के अंदर देखोगे तो आप यहाँ देखोगे 82 आपकी कट ऑफ गई हुई है। सो लगभग लगभग 80 के पास जा रहे हैं। तो 80 से अबाउ या 80 से ऊपर जिसकी भी कट ऑफ, जिसके भी नंबर है, ठीक है, जिसके भी 10th के अंदर आपके 80% से ज़्यादा है, उन सभी को यहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सो ये तो पहला सवाल हो गया। होप सो आपको इसका जवाब जो है वो मिल गया होगा। सेकंड सवाल है, स्क्रीन टेस्ट होगा क्या इस बार? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या इस बार स्क्रीन टेस्ट होगा? तो देखिए, प्रपोजल सेंड टू द हेडक्वार्टर फॉर अमेंडमेंट इन द सिलेक्शन प्रोसेस दैट इज टू इंट्रोड्यूस स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स। प्रपोजल जो है वो हेडक्वार्टर के पास भेजा गया था कि भाई 50 नंबर का जो है ना स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो अभी रखना चाहिए ताकि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हम कर सके, बट दिस इज नॉट फाइनलाइज्ड येट। लेकिन ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, इट इज स्टिल ए प्रपोजल, और ये अभी भी एक प्रपोजल है एंड वेटिंग टू बी अप्रूव्ड, और ये अप्रूव्ड होने का जो है वो इंतजार में है। लेकिन अभी जब तक ये अप्रूव नहीं होगा तब तक ये प्रपोजल ही माना जाएगा, और प्रपोजल तो ये होता है या तो उसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, दोनों ही कंडीशन प्रपोजल में होती है। सो अभी देखते हैं कि इसका जो प्रपोजल है उसको जो है एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। बट इस बार की जो भर्ती होने वाली है, आई थिंक वो विदाउट जो स्क्रीन टेस्ट है उसी के साथ ही आपकी जो भर्ती है वो यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं वो टाइमली, तो हो सकता है कि बाद में आपका स्क्रीन टेस्ट वगैरह जो इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, बट फिलहाल के लिए नो स्क्रीन टेस्ट, आपका कोई भी स्क्रीन टेस्ट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करते हैं, रिटन एग्जाम होने के आसार हैं या नहीं? बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं। सम कैंडिडेट्स विश टू हैव रिटन एग्जाम फॉर जीडीएस। कुछ कैंडिडेट्स की इच्छा है कि जीडीएस के अंदर भी एक रिटन एग्जाम होना चाहिए, बट डिपार्टमेंट इज नॉट थिंकिंग अबाउट दिस। लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है, बिल्कुल शांत है, उसे नहीं लगता कि भैया रिटन एग्जाम जो है वो जीडीएस के कैंडिडेट्स का होना चाहिए। सो देयर इज नो रिटन एग्जाम फॉर जीडीएस, ओनली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस एग्जिस्ट। यानी कि अभी की जो मैं बात कर रहा हूं, आज तक आपका मेरिट बेस के ऊपर यानी 10th की परसेंटेज के बेस के ऊपर ही सिलेक्शन होगा, यही सिलेक्शन प्रोसेस आपका रखा गया है। रिटन एग्जाम का कोई भी ना प्रपोजल है और ना ही डिपार्टमेंट इसके बारे में सोच रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं। बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक की सैलरी बढ़ेगी क्या? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए, करंटली जो बेसिक पे है बीपीएम का वो है 12,000 प्लस 6,000 का डीए मिलाकर 18,000 रुपये आपको मिलती है इन हैंड। अगर एपीपीएम की बात करें तो 15,300 जो है इन हैंड आपको सैलरी पड़ती है। एज पर लेटेस्ट अपडेट गवर्नमेंट जो है, जिसमें बजट वगैरह की भी कुछ अपडेट सामने है, जो है वो कन्वर्ट करना चाहती है पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक्स के अंदर कंप्लीटली। ठीक है, और कुछ न्यू सर्विसेज जो है ना वो भी इंट्रोड्यूस करना चाहती है डाकघर के अंदर, ताकि उनको मॉडर्न बनाया जा सके। इसीलिए जो वर्क पर्सन है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर काम की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो सैलरी है उसको यहाँ पर हाइक किया जाएगा, सैलरी जो है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। सो अगर इसके बाद, ये तो एक रीजन हो गया। सेकंड है 8th पे कमीशन जो है वो भी आने वाला है। यहाँ पर आफ्टर 8th पे कमीशन जब आपका आ जाएगा तो उसमें भी आपकी डेफिनेटली सैलरी हाइक होगी। सो यहाँ पर जो आपकी फाइनल सैलरी होगी बीपीएम की वो 24 से 25,000 है तक चली जाएगी, एक रफली आइडिया है। और एबीपीएम की जो है 19 से 20,000 जो है यहाँ तक आपकी सैलरी जा सकती है। ठीक है, आफ्टर 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन जो है वो जुलाई 2026 में आसार है कि आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बट जो आपके जीडीएस है इसमें थोड़ा सा लेट होता है। बट हाँ, डेफिनेटली इसके अंदर भी 8th पे कमीशन लगेगा, बट थोड़ा सा लेट लगेगा। और अगर 8th पे कमीशन लगेगा तो आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पर रहने वाली, इतना इंक्रीमेंट जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बीपीएम एबीपीएम डाक सेवा का ड्यूटी टाइम भी बढ़ेगा? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट बैंक्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहती है पोस्ट ऑफिस को, न्यू जो सर्विसेज है उनको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहती है। इसलिए जो वर्क पर्सन्स हैं उनकी जरूरत तो पड़ेगी। इसके साथ ही काम इतना बढ़ जाएगा कि जो ऑलरेडी नौकरी में हैं उनकी भी यहाँ पर ड्यूटी आवर्स जो है वो बढ़ाए जाएंगे। यानी कि 5 घंटे से उनको कितना कर दिया जाएगा, 8 घंटे यहाँ पर कर दिया जाएगा। बट एक बार सुनिएगा, बट स्टिल ड्यूटी टाइमिंग इज 5 आवर्स, ओनली 8 आवर्स इज जस्ट ए प्रपोजल फॉर नाउ। यानी कि 8 घंटे का जो ड्यूटी टाइम है वो भी क्या प्रपोजल है कि जब पेमेंट बैंक में बदलेंगे, अलग सर्विस आएंगी, उसके बाद ये देखा जाएगा कि हाँ कि अब इनकी ड्यूटी टाइम से वो बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए। बट अभी के लिए तो जो आपको ड्यूटी टाइम है वो ज्वाइन करोगे तब कितना 5 आवर्स का ही ड्यूटी आवर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी 5 घंटे आपको जो है वो नौकरी यहाँ पर करनी है 10 से 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है,
कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं। तो देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है ना, वो अगर 2023 या 24 का आपका बनवाया हुआ है तो दौड़ेगा, चलेगा। इवन 2022 का भी आपका चल जाना चाहिए, बट 2023-24 का ओबीसी सर्टिफिकेट 100% यहाँ पर चलेगा। अगर आपके पास 23 का है, 24 का है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि आपने पिछली साल जो बनवाया होगा वो फाइनेंशियल ईयर का आपका जो है वो इस बार चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो भर्ती है ये मार्च से पहले आ रही है, ठीक है, क्योंकि मार्च के बाद आपका अलग नया बन जाता है। सो अभी मार्च के साथ आ रहा है तो 2025 का ईडब्ल्यूएस है तो वो आपका चलेगा, ठीक है। एससी एसटी सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड फॉर लाइफ टाइम होता है, कुछ जगह पर 10 साल के लिए होता है, बट अगर आपका 2023-24 का अगर बनवाया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज कोई पुराना भी है तो भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व को भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी क्या, तो देखिए वी नीड कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फॉर रिलैक्सेशन पर्पज। अगर हमें किसी चीज में रिलैक्सेशन लेना है, एज में लेना है, हाइट में लेना है, चेस्ट में लेना है, किसी में रिलैक्सेशन लेना होता है तो उसके लिए हमें कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। बट इन जीडीएस रिलैक्सेशन अवेलेबल है ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। अभी ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो है इनको कट ऑफ में इवन आपकी एज के अंदर, एससी एसटी को कट ऑफ एज के अंदर, और ईडब्ल्यूएस को एज में नहीं मिलता लेकिन कट ऑफ के अंदर इनको जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलता है। इसी वजह से ये तीनों को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, बट नो रिलैक्सेशन अवेलेबल फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व के लिए कोई भी रिलैक्सेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है, और इसी वजह से अनरिजर्व कैटेगरी को किसी भी प्रकार का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है अदर स्टेट वाले, क्या अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। तो देखिए अगर आप एक स्टेट के हैं और दूसरे स्टेट में अप्लाई करेंगे तो आपकी कैटेगरी वैलिड नहीं रहेगी, आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात, ठीक है ना। मान लो कि अगर मेरी ओबीसी कैटेगरी है हरियाणा के अंदर और अगर मैं राजस्थान से अप्लाई करता हूं तो वहां मुझे अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा, ओबीसी मेरी वैलिड नहीं होगी। लेकिन उसके साथ भी एक कंडीशन है, क्या है कंडीशन, दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द एरिया अप्लाइड। जिस एरिया के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ बेल्ट से अप्लाई करते हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए तमिल और तेलुगु लैंग्वेज की। अगर आपको तमिल और तेलुगु लैंग्वेज की जो है नॉलेज नहीं है तो फिर आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की बात करें, कैटेगरी रॉन्ग एंट्री हो गई है, ओरिजिनल जो कैटेगरी वो अलग है, अब क्या करें। देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी गलती से ओबीसी चढ़ गई लेकिन है वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स के हैं लेकिन उनकी चढ़ गई है ओबीसी कैटेगरी। अब ऐसे में क्या किया जाए, तो देखिए आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है ना, वो या तो आप इसको ठीक करवाइए अपनी कैटेगरी कागज के अंदर। अगर ठीक नहीं हो रही है, बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि सर हमारी कैटेगरी ठीक नहीं हो रही है, उस कंडीशन के अंदर आप फॉर्म को ओबीसी से, एससी से, किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन के अंदर आप जब फाइनल जाओगे तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। सो अब आपको यह देखना होगा कि क्या आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी जो ओबीसी एससी एसटी जो सर्टिफिकेट आप नहीं दे पाओगे तो क्या अनरिजर्व कैटेगरी को आप जो है आपकी परसेंटेज जो है क्या वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आ रही है कि आपका सिलेक्शन हो सके। सो अगर आ रही है उनको, अगर मान लो आपके 100% है, आपने एससी और एसटी से अप्लाई किया कैटेगरी से लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको डाल देंगे अनरिजर्व में। तो देखेंगे कि क्या अनरिजर्व 100% पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, तो आपको जो जॉब है वो यहां पर दे दी जाएगी, ठीक है। होप सो ये सवाल आपका क्लियर अब हो गया होगा कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। बस सिंपल सी बात है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर आप जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी में आपकी नौकरी जो है वो आगे चलती जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं वर्क प्रोफाइल, अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले बीपीएम की अगर हम बात करें वर्क प्रोफाइल की, तो यहाँ पर डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उनके जो मैनेजर जो आपके काम है उनके डे टू डे के वो काम यहाँ पर वो देखते हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंट उनको टाइम टू टाइम अलॉट करता है। इसके अलावा मार्केटिंग एंड प्रमोशन जो प्रोडक्ट्स है, सर्विस है, उनके बारे में सर्विस प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और यहाँ पर इन द सिंगल हैंडेड बीओ ब्रांच पोस्ट ऑफिस बीपीएम्स हैव द ओवरऑल responsibility of smooth and
स्मूथ एंड टाइमली फंक्शन ऑफ द ऑफिस, कि भाई आपके जितने भी ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उन सबकी स्मूथनिंग जो काम है, डिलीवरी का हो गया, कन्वे का, मेल कन्वे का, वो सारा आपका यहाँ पर कौन देखेगा, आपका बीपीएम देखेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि जो है उसको असिस्ट किया जाएगा, बीपीएम के द्वारा असिस्ट किया जाएगा आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर को, बट अगर जरूरत पड़ती है बीपीएम एबीपीएम नहीं है तो एबीपीएम का जो काम है वो भी कौन करेगा यहाँ पर, वो भी बीपीएम आपका करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर एबीपीएम की वर्क प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर स्टैम्प, स्टेशनरी हो गया, डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, आपके घर पर जाकर डिलीवरी करना, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस, ये सारे काम है वो किसके होंगे, एबीपीएम के। ठीक है, डिपॉजिट, पेमेंट वगैरह सारे। और यहाँ पर क्या है, बीपीएम को जो है असिस्ट करना, उसकी सहायता करना, मार्केटिंग एंड प्रमोशन जो है वो यहाँ पर करना। इसके अलावा क्या है कि कंबाइंड ड्यूटी may also be required to do combined duties of the BPM as and when order or in case of non availability of the BPM। जब भी BPM नहीं होगा तो उसके उस टाइम पर जो बीपीएम की ड्यूटी है वो एबीपीएम जो है वो परफॉर्म करेगा। जैसे राष्ट्रपति नहीं होता तो उसकी ड्यूटी उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री नहीं होता तो प्रधानमंत्री जो है आपके जो उससे नीचे जो रहते हैं वो यहाँ पर आपकी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। सेम वैसे यही है, अगर बीपीएम छुट्टी पे है तो एबीपीएम जो है वो उसकी जो ड्यूटी है वो यहाँ पर परफॉर्म करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है। इसके बाद डाक सेवक की अगर हम बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की, तो डाक सेवक जो है ना वो इंगेज किए जाते हैं डिपार्टमेंटल ऑफिस लाइन, सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस एक्सेट्रा में। ठीक है, अब इनका भी काम वही है, सेल, स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंट, डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, डिपॉजिट, पेमेंट, अदर ट्रांजेक्शंस। डाक सेवक में हैव द वर्क इन sorting ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस। रेलवे मेल सर्विस के अंदर sorting ऑफिस यानी कि जो डाक है उनको छांटने का काम भी डाक सेवक करता है। डाक सेवक जो है इन द मेल ऑफिस विल हैंडल रिसिप्ट, डिस्पैच ऑफ मेल बैग, ट्रांसशिपमेंट ऑफ बैग एक्सेट्रा। जो डाक सेवक है वो मेल बैग का डिस्पैच करना, रिसिप्ट वगैरह का काम भी वो देखता है। ठीक है, और पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर वगैरह को काम करने के लिए यहाँ पर असिस्टेंट के रूप में भी काम करते हैं। तो ये यहाँ पर वर्क प्रोफाइल हो गई बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अदर कंडीशन की, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिल, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, और एडिक्वेट मीन ऑफ लिवलीहुड यानी कि आपके पास जीविका चलाने के उपयुक्त साधन होने चाहिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस कहता है आप इसकी सैलरी के ऊपर ही जो है वो डिपेंड मत रहिएगा, अपने अदर जो साधन है अपनी आजीविका चलाने का वो भी आपके पास होने चाहिए। अगर अप्लाई ऑनलाइन करते वक्त आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी एक बार वो भी बता देता हूँ। मोबाइल नंबर आपकी जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए जो कि ओटीपी से वेरीफाई होगा, ईमेल आईडी जो भी वो भी आपकी ओटीपी से वेरीफाई होगी, आधार नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है, और यहाँ पर आपकी मैट्रिकुलेशन 10th की सर्टिफिकेट आपने उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कि आपने किस ईयर में किस बोर्ड में पास किया है, और फोटो और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म भरने के लिए जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद 100 रुपये जो फीस है वो आपकी यहाँ पर लगने वाली है अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। SC ST फीमेल PWD कैंडिडेट्स या ट्रांस वुमन जो है उनको यहाँ पर कोई भी जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी फीस की। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट जिस भी कैटेगरी से आप करते हो, और वो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स लगानी पड़ेंगी। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, इफ़ यू आर ट्रांसजेंडर एंड अप्लाई फॉर GDS देन आपको आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि कंपलसरी है, सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज और ट्राइबल लोकल डायलेक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल। अगर आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर नौकरी मिलती है या वहां से आप अप्लाई करते हो तो वहां पर आपको कंपिटेंट अथॉरिटी से जो है एक सर्टिफिकेट चाहिएगा कि आप वहां के लोकल लैंग्वेज को, लोकल ट्राइब्स के जो रीति रिवाज है उनको आप जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आफ्टर जो है आपके सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद बात करें नोटिफिकेशन कब आएगी, तो देखिए नोटिफिकेशन तो आपकी अभी तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली के अंदर आपके इलेक्शंस हैं। आपको पता है कि इलेक्शन हो चुके हैं, अभी 5 तारीख को आपके इलेक्शन थे, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो 8 तारीख को आपका रिजल्ट आना है। ठीक है, सो अभी संभावना ये है क्लियरली अगर मैं आपको बोलूं कि 8 तारीख को जो आपकी नोटिफिकेशन आउट कर दी जाए, बट अभी ये लग रहा है कि 8 तारीख को रिजल्ट की वजह से, दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट की वजह से आपकी जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो है वो डिले आपको देखने को मिले, और 8 तारीख को ना आके ये 3-4 दिन डिले के बाद आपको देखने को मिले। लेकिन संभावना, हम पॉसिबिलिटी हम यही मान रहे हैं कि आपको जो ये नोटिफिकेशन है ये देखने को मिल जाएगी 8 तारीख को शाम को या
या लेट नाइट तक, बट जहाँ तक लग रहा है कि जो है चुनाव आयोग जो नतीजे आ रहे हैं और बाकी चीज़ें आ रहे हैं, उसके बाद इनको जो इन्होंने अर्जी लगाई थी, एक मीटिंग लगाई थी कि भाई हम जो है क्या इसकी नोटिफिकेशन आउट कर सकते हैं, और जिसकी मंजूरी नहीं मिली थी तो शायद इसकी मंजूरी जो है वो रिजल्ट आने के बाद, कंप्लीटली डिक्लेयर होने के बाद इनको दी जाए। सो यहाँ पर 3 से 4 दिन का डिले आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उम्मीद यही रख रहे हैं कि 8 तारीख को आपकी जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे इसकी नोटिफिकेशन आएगी, इससे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो बनाकर मैं दे दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं लगता कि अब आपकी कोई भी डाउट इस जीडीएस भर्ती से रिलेटेड रह गया होगा, क्योंकि हर एक चीज जो आप जानना चाहते हैं, जो आपके मन में डाउट है, जो आपके मन में क्वेरी है, जो आपके मन में सवाल है, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, हमारा काम पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना जो जीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको बोलना लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपकी तरफ से हमारे लिए एक ही रिवार्ड होगा कि हमने अगर मेहनत की है तो उसका रिवार्ड आपकी तरफ से हमें मिल गया है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर कोई डाउट अब भी आपको रहता है तो फील फ्री टू आस्क, बिल्कुल फ्री से आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। उसका जो जवाब है वो भी आपको, जैसे मैंने ये वीडियो बना के दी है, ऐसे आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।